तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो अब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ चुके होंगे। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मूवीज़ वगैरह में कोर्ट के प्रोसीजर को, काम करने के तरीके को बाकायदा देखा होगा। नहीं भी देखा तो पेपर के माध्यम से, बाकी न्यूज़ चैनल हैं उन सब के माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ जानकारी आप तक पहुँचती ज़रूर होंगी। जैसे किसी केस की सुनवाई होने से पहले जज साहब के सामने फाइल जाती है। जज साहब बाकायदा फाइल पढ़ के तो पूरा मैटर समझते हैं कि हुआ क्या था। चूँकि कोर्ट है, न जाने कितने ऐसे केसेस आते हैं, न जाने कितना क्या आता है। जो जज साहब हैं, जो बाकी वकील लोग हैं, उनकी ज़िंदगी ही उसी चीज़ में बीत गई, तो उनके लिए तो हर चीज़ को याद करना एक तरह से नामुमकिन है। तो पहले पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं क्या हुआ, उसके बाद फिर पूरा मुकदमा चलता है। उसके बाद दोनों पार्टीज जो अपना पक्ष रखते हैं उसको उस फाइल से मैच करवाते हैं कि क्या ये बोल रहे हैं वो चीज़ चार्जशीट और बाकी जो आईओ हैं उन्होंने जो अपनी चीज़ें सबमिट की है उसमें है या नहीं। तो ये तमाम चीज़ें तभी होती हैं जब जो जज साहब होंगे वो पूरी फाइल पढ़ लेंगे। लेकिन आप एक सीन सोचिए कि एक कोर्ट हो, कोर्ट में एक जज साहब बैठे हों, एक कॉल हो, यानी किसी मुकदमे को शुरू करने से पहले कॉल होता है कि राज्य बनाम फला, या फिर जैसे मेरे ऊपर कोई मुकदमा है तो कहा जाएगा कि प्रखर बनाम राज्य, उसके बाद फिर बुलाया जाएगा, उसके बाद क्रमांक बताया जाएगा कि फला क्रमांक आने वाला है। जज साहब के सामने उस क्रम की फ़ौरन फाइल पहुंच जाती है, जज साहब पढ़ते हैं। लेकिन आप सोचिए कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा हो, जज साहब के सामने फाइल गई, कॉल हुआ, जज साहब ने जैसे ही नाम सुना, जज साहब फ़ौरन बिना फाइल पढ़े पूरा मामला भी समझ जाएं और बिना फाइल पढ़े अपना पूरा कमेंट भी दे दें। अब ये चीज़ें लोअर कोर्ट के लिए तो पॉसिबल है, जो कि मुकदमे कम होते हैं, वहाँ पर चीज़ें कम होती हैं। लेकिन अगर एक सुप्रीम कोर्ट, वैसे तो एक ही सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के वो भी चीफ जस्टिस जो रंजन गोगोई जी थे, उनके सामने कोई मामला जाए, फाइल को हाथ न लगाएं, जैसे ही कॉल हो कि फला बनाम फला, फ़ौरन ही इसे सुनने के बाद जज साहब बिना पूरे मामले को पढ़े, न कुछ किए, न कुछ समझे, मामले की जानकारी उन्हें पहले से थी, मामला उन्हें फ़ौरन याद आ जाता है, बिना कुछ फाइल पढ़े वो अपना एक तरह से कमेंट दे देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज का, वो भी चीफ जस्टिस का कमेंट अपने आप में कितना महत्वपूर्ण होता है ये आप खुद जानते हैं। तो आप सोच के देखिए वो कैसा मामला रहा होगा, कैसा मुकदमा ये रहा होगा, बिना फाइल पढ़े जज साहब कमेंट दे दें। तो आज की कहानी इसी मुकदमे की शुरुआत से लेके अंत तक की पूरी कहानी है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है मार्च साल 2013 से। कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के आगरा से होती है। इसी आगरा में एक शख्स जिसका नाम ऋषिपाल शर्मा अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते हैं। ऋषिपाल शर्मा मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले, लेकिन कुछ टाइम से इसी आगरा में आके बस गए। बसने के बाद इन्होंने जो राधा स्वामी संप्रदाय है उसको ज्वाइन कर लिया। इनकी एक बेटी थी नेहा शर्मा, 20-22 साल उसकी उम्र, पढ़ने लिखने में बेहद अच्छी। शुरुआत से ही जिस क्लास में उसने पढ़ा, जिस जगह पे उसने पढ़ाई की, हर जगह उसने टॉप किया। वक्त के साथ साथ बड़ी हुई, उसकी शिक्षा भी आगे बढ़ी। और साल 2013 में एक इंस्टीट्यूट है वहीं आगरा में, दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वहीं से वो पीएचडी कर रही थी, यानी एमटेक के बाद पीएचडी। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, परिवार का ठीक ठाक नाम था। इधर बेटी भी पढ़ने लिखने में अच्छी थी तो परिवार वाले भी उससे खुश रहा करते थे। ना कोई बुरी संगत, ना कोई बुरी आदत। सुबह निकलती थी, शाम को क्लास करके लौट आती थी। ना कोई हॉस्टल का सीन था, ना ही कुछ और था, तो परिवार वाले और खुश रहा करते थे। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, वक्त भी बढ़िया गुजर रहा था। लेकिन इसी बीच एक तारीख आती है, और वो तारीख थी 15 मार्च साल 2013 की। और ये 15 मार्च साल 2013 वही तारीख थी जिस दिन पूरा देश एक तरह से दहल उठा था। दरअसल 15 मार्च साल 2013 को जो नेहा शर्मा है अपने घर से आराम से खा पी के कॉलेज के लिए निकल जाती है। निकलने के बाद फिर शाम हो जाती है। उस टाइम जो छुट्टी हो रही थी वो 3 बजे हो रही थी, तो 40-45 मिनट के आने का सफ़र कायदे से 4-4:30 तक वो आ जाती थी, जिस हिसाब से ट्रैफिक वगैरह हो। लेकिन 15 तारीख को आराम से निकलती है, क्लास करती है, पहुंचने के बाद घर वालों से एक बार बात भी करती है। शाम हो जाती है, अब कायदे से 4 बजे तक आ जाना चाहिए था, लेकिन 5 बज गए और नेहा शर्मा का कुछ पता नहीं। अब नेहा शर्मा जब लौट के आई नहीं तो माँ को चिंता हुई, पिता तो काम में बिजी था। माँ फ़ोन करती है, फ़ोन नहीं लगता। माँ फिर फ़ोन करती है, घंटी जाती है, फ़ोन नहीं उठता। अब माँ जब लगातार फ़ोन करने लगी, लगभग 50 से 60 बार माँ ने फ़ोन किया, तो लगभग 5:30 या 6 बजे कोई लड़का था वो फ़ोन उठाता है। उठाने के बाद कहता है कि आंटी नमस्ते, जो दीदी हैं वो सदर बाज़ार गई हैं, उन्होंने अपना फ़ोन मेरे पास ही छोड़ दिया है
और अगर आएंगी तो मैं बात करवा दूंगा, और आप प्लीज़ फ़ोन मत कीजिए क्योंकि बार बार घंटी बज रही, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बिज़ी हूँ। अब ये चीज़ जब नेहा शर्मा की माँ सुनती है, सुनने के बाद थोड़ा हैरान भी होती है कि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, और अगर हुआ तो मोबाइल उसके पास क्यों नहीं, ये कौन लड़का है, क्यों बोल रहा है। जवान लड़की, दिमाग में तरह तरह के ख्याल। फ़ौरन उस लड़के से पूछती है कि बेटा तुम कौन हो, किसके साथ वो बाजार गई है, कहाँ रुकी है, क्या करने जा रही है, किस वजह से गई है। माँ लगातार अभी जब सवाल पूछने लगी तो लड़का फ़ौरन फ़ोन कट कर देता है। उसके बाद माँ फिर लगातार फ़ोन करती है, फिर से फ़ोन नहीं उठता। अब लगभग 6 बज गए और बेटी का कुछ पता नहीं। नेहा की जो माँ बेहद घबराई हुई ऋषिपाल शर्मा को फ़ोन किया, उनसे पूरा वाक़या बताया कि इस हिसाब से आज आई नहीं है, मैं फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन उठा नहीं रही है। अभी कुछ देर पहले एक लड़का फ़ोन उठाया था, वो कह रही सदर बाज़ार। तो किसके साथ है, कहाँ गई है, बड़ी चिंता भी हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ बॉयफ्रेंड वगैरह का चक्कर हो। अब ये बात जब बेचारा पिता सुनता है तो वो भी परेशान, वो भी भाग के घर आया। आने के बाद फिर लगातार फ़ोन किया जा रहा, लगभग 20 से 30 और फ़ोन किए गए, और जो नेहा शर्मा थी, उसका जो मोबाइल था, फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। लगभग 7 बज गए। 7 बजने के बाद फिर से फ़ोन किया, फिर से वही लड़का फ़ोन उठाता है। उठाने के बाद बड़े गुस्से में कहता है कि आंटी जब आपको रोका था कि आप फ़ोन मत करना, तो आप एक तो फ़ोन कर रही हैं मना करने के बावजूद, और दूसरे जब नेहा दीदी है नहीं तो मैं बात कैसे करवाऊँ। तो इस बार फिर से माँ पूछती कि अच्छा बेटा गई कहाँ है। तो उस पर वो लड़का कहता है कि नेहा दीदी मूवी की टिकट खरीद रही हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, वो लाइन में लगी हैं और उनका फ़ोन मेरे ही पास है। अब ये चीज़ जैसे ही माँ सुनती है तो थोड़ा सा गुस्से में भी आती है, फिर कहती है कि बात करवाओ। उस पर वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं बात नहीं करवा सकता, दीदी आगे हैं और लाइन तोड़ के मैं आगे नहीं जा सकता। इतना कहने के बाद फ़ोन कट होता है, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद से फिर फ़ोन खुलता ही नहीं। अब इधर परिवार वाले परेशान, लगातार फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन स्विच ऑफ। लेकिन इसी बीच इसी आगरा में एक दूसरी जगह थी, और इस जगह का नाम था दयालबाग खेलगांव। दयालबाग खेलगांव के पास एक रेड कलर की ऑल्टो कार खड़ी हुई थी, और वहीं से एक लगभग 50-60 साल का एक आदमी जो शाम के लगभग 5 से 5:30 बजे किसी दुकान पे जाता है। जाते टाइम देखता है कि रेड कलर की ऑल्टो कार खड़ी हुई है। बहरहाल उसको क्या मतलब था, इग्नोर करके आगे चला गया। दुकान से 1-2 घंटे तक टाइम पास किया, चाय वगैरह पी। उसके बाद 7 बज के लगभग 25 मिनट हो रहे थे। वो आदमी जब दोबारा लौटता है, लौटने के बाद फिर से देखता है कि फिर से वो कार वहाँ खड़ी। मार्च का महीना, न ज़्यादा सर्दी थी न ज़्यादा गर्मी। 2 घंटे से लगातार वो कार वहीं खड़ी, न हिली न डुली, न ही आसपास कोई दिखाई दिया। तो ये चीज़ देखने के बाद उस आदमी को थोड़ा सा डाउट हुआ कि आमतौर पे ऐसे गांव में 2 घंटे से कोई कार क्यों खड़ी होगी। उस टाइम तरह तरह की चीज़ें और भी हो रही थी। अब आदमी डर गया, उसने फ़ौरन पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस पे जब फ़ोन किया तो लोकल थाना जो था भागा भागा वो पहुंचा। पहुंचने के बाद वो भी कार के पास खड़ा थोड़ी देर तक इंतज़ार करता है कि अगर कोई मालिक होगा तो आएगा, लेकिन 40-45 मिनट तक जब कोई आया नहीं। इधर ये आदमी भी बताता है कि लगभग 2-2.5 घंटे से ये कार यहीं खड़ी हुई है। तो फिर पुलिस वालों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो बड़ी मशक्क़त के बाद उस कार को खोलते हैं। खोलने के बाद कार को बाकायदा चेक करते हैं कि क्या कुछ मिलेगा, संदिग्ध है क्या नहीं है। कार के नंबर को भी रिकॉर्ड्स में चेक करते हैं। तो जब कार को बाकायदा खोल के चेक किया गया लगभग 7:45 बजे, तो कार के अंदर से जो ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट है उस पर एक पर्ची मिलती है। पर्ची पे एक नंबर। अब नंबर देखते पुलिस वाले फ़ौरन उस पर फ़ोन करते हैं, और जब फ़ोन करते हैं तो सामने से यही ऋषिपाल शर्मा यानी नेहा शर्मा के पिता जो थे वो बोलते हैं। फ़ौरन उनको पुलिस वाले बताते हैं कि कार यहाँ पे मिली है, अंदर आपका नंबर। ऋषिपाल शर्मा फ़ौरन पूछते हैं कि कार का नंबर क्या है, कलर क्या है, कौन सी कार है। तो जब तमाम जानकारियाँ पुलिस वाले बताते हैं तो फ़ौरन ऋषिपाल शर्मा कहते हैं कि ये तो मेरी बेटी की कार है, और इस कार को मेरी बेटी लेके कॉलेज जाती है, और आज वो आई भी नहीं और उसकी कार वहाँ पे मिली। फ़ौरन जो ऋषिपाल शर्मा थे अपने पूरे हित मित्र के साथ भाग के वहाँ पहुँचे। इतनी ही देर में जो उनकी एक तरह से संस्था थी जिसमें वो जुड़े हुए थे, राधा स्वामी संप्रदाय, वहाँ के भी लोग पहुँच गए कि उनके एक साथी की ऐसी बात। फ़ौरन अब ये हुआ कि लड़की गायब हो गई, लड़की को खोजा जाए। पुलिस वाले अब खोजबीन करने जुट गए। मिसिंग कंप्लेन दर्ज हो गई। कार के आधार पे अब पूछताछ शुरू हुई, सबसे छानबीन हुई। सबसे पहले पिता से पूछा गया कि क्या कुछ हुआ था, आपने फ़ोन किया, बातचीत हुई या नहीं। पूरा वाक़या बताया कि किसी लड़के ने फ़ोन उठाया तो था। तो ये चीज़ें जब पुलिस वाले सुनते हैं
तो सुनने के बाद शुरुआती दिमाग में ये चीज़ें आई कि क्या पता कोई बॉयफ्रेंड वगैरह का चक्कर हो। लेकिन बॉयफ्रेंड वगैरह का भी चक्कर होगा तो कार इस तरह से क्यों लावारिस छोड़ी गई, और फिर बॉयफ्रेंड है तो कौन है, और लड़की है तो कहाँ है। तो इसके लिए फिर पुलिस वालों ने परिवार वालों से पहले पूछा कि क्या कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है। परिवार वालों ने मना कर दिया, कहा कि बेटी तो मेरे ही पास होती है, माँ ने कहा, और आज तक किसी से बात करते हमने नहीं देखा, पढ़ने लिखने में भी अच्छी है। सारे पास्ट रिकॉर्ड जब परिवार वालों ने बताए तो पुलिस वालों को भी लगा कि हाँ लड़की तो बड़ी अच्छी है, बॉयफ्रेंड वगैरह का कोई सीन इस हिसाब से है नहीं कि उसके साथ गायब हो जाए, तो फिर क्या। तो फिर पुलिस वालों ने पूछा कि कहाँ पढ़ने जाती है, परिवार वालों ने बताया। तो फिर पुलिस वालों को लगा कि काम करते हैं, चलते हैं इंस्टीट्यूट, वहीं पता करते हैं। तो लगभग रात के 8:30 बजे जो पुलिस वाले थे अब इंस्टीट्यूट जाते हैं पता करने के लिए कि नेहा शर्मा आई थी कि नहीं, और आई थी तो किसके साथ निकली है। सारे प्रोफेसर से पूछा गया, वहाँ पे जो हॉस्टलर थे उनसे पूछा गया, साथ ही जो लड़के लड़कियाँ साथ में उसके दोस्त थे अब उनसे जब पूछा गया तो शुरुआती पूछताछ से लेके फिर पूरी छानबीन तक कहीं से भी कोई ऐसी जानकारी या फिर कहीं से भी किसी बॉयफ्रेंड वगैरह का कोई ऐसा चक्कर मिला ही नहीं जिससे इस केस में कुछ भी फ़ायदा हो। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहते हैं, छानबीन करते रहते हैं, लेकिन जब कहीं से कुछ मिला नहीं तो फिर पुलिस वालों ने कॉलेज वालों से कहा कि काम कीजिए, आप उस लड़की की पूरी डिटेल हमको बताइए कि कितने बजे आती थी, क्या करती थी, किसके साथ उठती थी, किसके साथ बैठती थी। तो फिर कॉलेज वालों ने खासकर जो प्रोफेसर थे और उस लड़की की जो फ्रेंड्स वगैरह थे उन्होंने फिर पूरी बात बताई और कहा कि सुबह इतने बजे आती थी, क्लास करती थी, क्लास करने के बाद फिर लैब में जाती थी, लाइब्रेरी जाती थी, और एक बायोलॉजी की लैब है, बायोटेक्नोलॉजी की, उसमें वो ज़्यादा टाइम बिताती थी। और लास्ट टाइम ऐसा होता था कि अगर 2 बजे उसका कॉलेज ओवर हुआ तो फिर जाती थी लैब में कुछ अपना जो उसको प्रयोग वगैरह करना हो, प्रैक्टिकल वगैरह वो करती थी। अब इतनी छानबीन में, इतनी पूछताछ में रात के लगभग 9 बज चुके थे, और अंत में जो पता चला कि लास्ट बार वो किसी लैब में जाती थी तो फिर पुलिस वालों ने सोचा कि चलें लैब को ही चेक कर लें। अब लैब के पास जब गए तो लैब में ताला बंद। ये हुआ कि काम करते हैं, ताला तोड़ के अंदर देख लेते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। तो फिर जब ताला तोड़ा गया उसके बाद फिर अंदर जब सारे लोग दाखिल हुए तो अंदर जो कुछ उन्होंने देखा उसे देखने के बाद पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। और ऐसी चीज़ शायद कई पुलिस वाले ऐसे थे जिसको उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी देखी ही नहीं थी। दरअसल अंदर लैब में पूरी फर्श पे खून ही खून फैला हुआ था, जगह जगह बीकर टूटे पड़े थे, जगह जगह फ्लास्क पड़ा था, और नेहा शर्मा घायल अवस्था में वहीं पे पड़ी थी। उसके शरीर से बुरी तरीके से खून रिस रहा था। उसने सूट सलवार पहना था और उसकी सलवार घुटनों तक थी। अब ये चीज़ माँ बाप और पुलिस वाले जब देखते हैं तो पुलिस वाले तो अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन माँ फ़ौरन वहाँ भी होश हो जाती है। अपनी बेटी की ऐसी हालत शायद उसने कभी सोची नहीं थी। पुलिस वाले जैसे तैसे करके लड़की के ऊपर कपड़ा डालते हैं, डालने के बाद बॉडी को लेके जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए। इतनी देर में पूरे कॉलेज में खबर फैल गई कि उनके ही कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की के साथ किसी ने या तो रेप किया या तो रेप करने की कोशिश की है, और इतनी बुरी तरीके से मारा है कि पूरा शरीर खून से छलनी हो चुका है। इधर जो राधा स्वामी संप्रदाय के लोग थे उनको पता चला कि उनकी एक साथी की बेटी के साथ ऐसा हुआ। इधर पूरे इंस्टीट्यूट में खबर फैल गई कि उनके साथ की PhD स्कॉलर के साथ ऐसा हो गया। तो 16 तारीख की सुबह होते होते तो सारे लोग अब सड़कों पे उतर चुके थे। इधर कॉलेज वाले मास बंक करके धरने पे बैठ गए, इधर जो राधा स्वामी संप्रदाय के लोग थे वो सड़क पे आ गए। अब जगह जगह प्रदर्शन, जगह जगह नारेबाजी। पुलिस वालों पे भी दबाव बना कि जल्द से जल्द इस केस को सुलझाएं। तो सुलझाएं कैसे? पुलिस वालों ने जांच पड़ताल शुरू की कि किसी से इसकी दुश्मनी थी, किसी से इसकी दोस्ती थी, कोई बॉयफ्रेंड था, कोई कुछ और था, कोई ऐसा था जो परेशान करता था, कोई ऐसा था जो हैरेस करता था, आखिरी बार किसके साथ देखी गई थी, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी कुंडली क्या है। अब पुलिस वाले तमाम तरीके से छानबीन कर रहे हैं, तमाम तरीके से पूछताछ कर रहे हैं। इधर पूरा कॉलेज, पूरा इंस्टीट्यूट एक तरह से धरने पे बैठा। शुरुआती पूछताछ से लेकर अब तक चाहे जितनी छानबीन की थी, सारे लोगों ने बस एक सुर में जवाब दिया था कि लड़की बेहद होनहार थी, पढ़ने लिखने में अच्छी थी, इसका ना कोई बॉयफ्रेंड था, ना ही इसे कोई परेशान करता था। ये कार से आती थी, क्लास लेती थी, क्लास लेने के बाद वहाँ से चली जाती थी। इसके अलावा ना कोई मतलब रखता था, ना ही ये किसी से मतलब रखती थी, बस पढ़ना और पढ़ के घर चली जाना। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले सुनते हैं तो फिर दिक्कत कि जब किसी से कोई मतलब ही नहीं था तो फिर ऐसा हुआ क्यों। पुलिस वालों ने फिर आसपास के लोगों से पूछताछ की कि 15 तारीख को शाम को यहाँ पे कोई और भी था क्या।
तो जब पुलिस वाले छानबीन करते हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, जितने प्रोफेसर थे, जितने यहाँ के और लोग थे, तो एक नाम निकल के सामने आता है और ये नाम विशाल शर्मा का था। दरअसल कुछ लोग बताते हैं, क्योंकि तब तक ये मामला इतना हाई प्रोफाइल हो चुका था कि हर कोई चाह रहा था कि जल्द से जल्द ये मामला सुलझे, क्योंकि एक तरह से कहा भी जाता है कि ये दिल्ली का नहीं लेकिन आगरा का निर्भया केस था। जिसे देखने के बाद छोटे छोटे बच्चों के जहन में चीज़ें आ गई थी, बड़े बड़े लोग जो थे सब उस केस पे नज़र बनाए हुए थे। पुलिस वालों पे इस कदर प्रेशर था कि वहाँ के जो डीआईजी थे, जो वहाँ के आईजी थे, ये सारे लोग मिल के एक टीम बनाते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के ऐसे लोग जो केस को सुलझाने में एक्सपर्ट हों, जो ऐसे केसेस को चैलेंज के रूप में लेते हों। उन तमाम लोगों को इकट्ठा करके ये कहा गया कि आप इस केस को सुलझाइए, बाकी सारे काम आप छोड़ दीजिए। लगभग 60 लोगों की एक टीम बनाई गई और 60 लोगों को ये काम दिया गया कि कुछ लोग कॉलेज में तैनात हो जाएं, कुछ लोग आसपास के इलाकों में फैल जाएं, अड़ोसी पड़ोसियों से बात करें, दोस्तों के अगल बगल नज़र रखें। यानी चाहे जो कीजिए, चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए, चाहे जितनी टीम लगानी पड़े, लेकिन इस केस को सुलझाइए। अब ये चीज़ें जब हुई तो फिर पुलिस वालों ने आसपास के इलाकों में फैल के जानकारी लेना शुरू किया। तो फिर वहीं से एक नाम निकल के सामने आया। वो नाम था विशाल शर्मा का। कहा गया कि विशाल शर्मा उस तारीख को वहीं बगल पे कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे काम करता था और जब लौटा था तो उसकी बाइक पे, उसकी साइकिल पे खून लगा हुआ था। अब ये चीज़ पुलिस वाले जब सुनते हैं, फ़ौरन विशाल शर्मा को उठाते हैं, घर को चेक करते हैं तो उसकी साइकिल पे सच में कुछ लाल लाल था, धब्बा सा, उसकी शर्ट पे भी था, उसके जूतों पे भी था। अब ये चीज़ देखने के बाद पुलिस वालों को लगा कि चलो मामला सुलझ गया। इधर जब विशाल शर्मा से पूछताछ हुई, विशाल शर्मा फ़ौरन कहने लगा कि साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, पेंटिंग का काम करता हूँ और ये खून नहीं पेंट है। लेकिन पुलिस वाले कुछ सुनने को तैयार नहीं, उसको कस्टडी में रखा। लेकिन कन्फर्मेशन के लिए जो शर्ट था और जो साइकिल थी उस पर जो स्टेन मिले थे, उनको जब लैब भेजा गया और उनकी जब जांच हुई तो पता चला कि हाँ, ये सच में खून नहीं पेंट ही है। अब तक पुलिस वालों को जो एक राहत की सांस मिली थी कि चलो कोई ऐसा संदिग्ध मिला है, वो भी बाइज्जत गिरी। अब क्या करें। इधर पुलिस वाले जब लगातार आसपास के लोगों से, प्रोफेसर से, टीचर से परेशान कर रहे थे, लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे, किसी को भी उठा लेते क्योंकि प्रेशर इतना था, सबसे पूछताछ कर रहे थे। लगभग हफ्ते 10 दिन तक तो सारे लोगों ने कोऑपरेट किया। लेकिन जब पुलिस वाले लगातार इंस्टीट्यूट में घूमने लगे तो फिर कुछ प्रोफेसर ऐसे थे जो पहुंच गए इलाहाबाद हाई कोर्ट और वहाँ पे उन्होंने रिट लगा दी और कहा कि पुलिस वाले हमें हैरेस कर रहे हैं पैसे के लिए। इलाहाबाद कोर्ट ने फ़ौरन आदेश दे दिया और कहा कि आप ऐसे परेशान मत कीजिए, आप सिर्फ जांच पड़ताल कीजिए। अब पुलिस वालों के हाथ पांव और बंध गए, न कोई सबूत, न कोई सुराग। अब क्या करें। इधर पूछताछ के लिए अब कोई तैयार भी नहीं था कोऑपरेट करने को। पुलिस वाले अपने तरीके से इधर उधर कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक शख्स था जो निकल के सामने आया और उसने कहा कि काम कीजिए, आप सभी लोगों से पूछताछ तो कर रहे हैं, लेकिन एक नाम है और ये नाम बहुत बड़ा नाम है, इसलिए हम लोग खुल के नहीं आ रहे और इसने न जाने कितने लड़कियों और लड़कों को परेशान किया। तो एक काम कीजिए, एक बार आप इससे भी पूछताछ कर लीजिए। और वो नाम था उदय स्वरूप। पुलिस वालों ने उससे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि पुलिस वाले कुछ पूछताछ करते, कुछ जांच पड़ताल करते, फ़ौरन उदय स्वरूप जो था, एक आईएएस का भांजा, वहाँ से दबाव बढ़ गया कि आप इसको परेशान नहीं कर सकते। अब क्या करें। लेकिन आसपास के लोगों का कहना था कि उदय स्वरूप जो था वो आसपास क्राइम सीन पे मौजूद था। लिहाजा पुलिस वालों ने 15 से 20 दिन बाद फॉरेंसिक की टीम लेके फिर से क्राइम सीन पे पहुंचते हैं। फॉरेंसिक की टीम क्राइम सीन पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद क्राइम सीन को चेक करती है तो वहाँ पे कुछ बाल मिलते हैं और वो बाल ऐसे थे जिससे लग रहा था कि ये बाल लड़के के ही हैं, किसी लड़की की नहीं। इधर डाउट उदय स्वरूप था, इधर लड़के का बाल मिलना, तो पहचान बस एक ही तरीका कि अगर उदय स्वरूप का कहीं से बाल मिल जाए तो फिर डीएनए मैच, फिर पूरा मामला आसान। इधर उदय स्वरूप के बारे में पता कर ही रहे थे, तब तक एक नाम और निकल के सामने आया और ये नाम उसी लैब में काम करने वाले यशबीर संधू का था। और ये कहा गया कि यशबीर संधू उस दिन इस ऑल्टो कार को चलाते हुए देखा गया। फ़ौरन पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करके जब उससे पूछते हैं तो कहता है कि हाँ साहब, मैं चला रहा था। अब इधर यशबीर संधू ने अपना एक बार जुर्म किया, साथ ही उसने भी नाम ले लिया उदय स्वरूप का। लेकिन पुलिस वाले हाथ डालने से डर भी रहे थे। आईएएस का मामला, इधर हाई कोर्ट ने भी अब आदेश दे दिया था कि आप किसी स्टूडेंट को परेशान कर नहीं सकते। तो फिर क्या करें। तो फिर परिवार वालों के पास फिर से ये जाते हैं उदय स्वरूप के, रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपका बेटा बेकसूर है तो हमें निर्दोष साबित करने दीजिए, अगर दोषी है तो आप बीच में अड़ंगा मत बनिए। परिवार वाले समझते हैं, समझने के बाद कपड़े देते हैं और पुलिस वालों ने ये चाल चली थी।
दरअसल पुलिस वालों को पता था कि कपड़े में कहीं ना कहीं अगर उसने यूज़ किया है तो बाल जरूर होगा। फ़ौरन अंडरवियर से लेके बनियान तक जब तमाम चीज़ें कलेक्ट की तो एक बाल ऐसा मिला जो उदय स्वरूप का ही था। फ़ौरन उस बाल का डीएनए टेस्ट कराया गया और क्राइम सीन पे जितने बाल मौजूद थे उनको मैच कराया गया तो दोनों का डीएनए मैच हो गया। अब एक तरफ गवाही के रूप में एसबीर संधू, उसने कहा कि हाँ वहाँ पे उदय स्वरूप मौजूद था, साथ ही डीएनए मैच कर जाना। अब कोई और चीज़ चाहिए नहीं थी। पुलिस वालों ने फ़ौरन गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके लगभग 39 दिन बाद सबके सामने कहा कि हाँ हमने इस मामले को सुलझा लिया और जो इस लड़की का कातिल है वो कोई और नहीं, इस कॉलेज में पढ़ने वाला उदय स्वरूप और एसबीर संधू है। अब पुलिस वालों ने तो दावा ठोक दिया कि हमने केस सुलझा लिया। इन लोगों ने भी चलिए मान लिया कि हमने कत्ल किया, लेकिन मोटिव क्या था? और इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस लड़की की जो आई थी वो उलझाने वाली। क्राइम सीन देखने के बाद हर कोई यही कह रहा था कि लड़की के साथ रेप हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही थी कि रेप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ क्लियर ही नहीं। और अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियर ही नहीं कि रेप हुआ तो पुलिस वाले ये भी नहीं कह सकते कि रेप हुआ, क्योंकि जब तक प्रूफ नहीं तब तक नहीं हुआ है। और अगर रेप ही नहीं हुआ तो फिर इन दोनों के पास मोटिव क्या था मर्डर करने का? अब यही चीज़ पुलिस वाले स्टेबल ही नहीं कर पाए। फ़ौरन धरने प्रदर्शन बाकी चीज़ें और बढ़ने लगी, सीबीआई जांच की मांग होने लगी। उसके बाद फिर जो सरकार थी वो भी झुकती है और इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया जाता है। सीबीआई वाले भी जांच पड़ताल करते रहते हैं। इधर जो चार्जशीट बनी थी अब तक पुलिस वालों की, जो आगरा पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी कि मर्डर तो इन्होंने किया लेकिन मोटिव क्या था और रेप हुआ या नहीं ये दोनों हमें नहीं पता। लेकिन जब सीबीआई वालों ने जांच की, इधर एक चीज़ और हो गई। इधर जब वक्त निकला ये दोनों गिरफ्तार हुए थे, इन्होंने जब लोअर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया एसबीर संधू और उदय स्वरूप ने, तो 1 साल के अंदर ही इन दोनों को जमानत मिल गई फरवरी महीने में। अब जमानत पे ये दोनों बाहर थे। पूरी दुनिया और थूक रही थी पुलिस वालों पे कि आपने कायदे की चार्जशीट नहीं बनाई। सीबीआई वालों पे और प्रेशर बना। सीबीआई वालों ने फिर से जांच पड़ताल की। लेकिन यहाँ भी खेल देखिए कि इससे पहले कि जो उस केस के सीबीआई इंचार्ज थे राजा राज मर्तंडन, इससे पहले कि ये फाइनल चार्जशीट बना पाते इनका ट्रांसफ़र हो गया। अभी पैसे का खेल था या क्या था वो तो राम जाने। इसके बाद इस केस को हैंडओवर किया गया टी बालारामन के पास। टी बालारामन ने फिर से जांच पड़ताल की और पूरी जांच पड़ताल के बाद, पूरी पड़ताल जो की उन्होंने फॉरेंसिक से लेके बाकी उनकी अपनी जो चीज़ें हैं उनको करने के बाद, तब इन्होंने अपनी पूरी फाइनल चार्जशीट बनाई। और इस चार्जशीट में इन्होंने कहा कि ये जो उदय स्वरूप था ये लगातार इस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, लगातार फॉलो कर रहा था, बात करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब लड़की नहीं मानी तो फिर इसने प्लान बनाया कि एक काम करता हूँ, इस लड़की का रेप कर देता हूँ। इस रेप में बाकायदा जो एसबीर संधू था वो भी शामिल था। दोनों ने प्लान बनाया कि अगर ये आएगी लैब और कोई रहेगा नहीं तो पहले हम इसको क्लोरोफॉर्म सुंघा देंगे, ये बेहोश हो जाएगी। बेहोश होने के बाद हम रेप कर लेंगे। अपनी वासना की भूख मिटाने के बाद फिर हम इसको ठीक ठाक कर देंगे। फिर इससे कहेंगे कि तुम महज बेहोश थी, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अब दोनों को लगा कि प्लान तो ठीक है। दोनों ने क्लोरोफॉर्म इसको सुंघाया। लड़की बेहोश तो हुई लेकिन डोज का इन्हें अंदाज़ा नहीं था। 5 ही मिनट में लड़की फिर होश में आ गई। अब जब होश में आती है, देखती है कि उसके साथ गलत काम हो रहा, तो वो अपोज करने लगती है, लड़ने झगड़ने लगती है, मारने पीटने लगती है। इसी वजह से उस तैस में जो उदय स्वरूप था वो एक प्लास्टिक कांच की बोतल से उसके सर पे जोर से वार करता है। फ़ौरन वो एक तरह से खून से लहूलुहान हो जाती है और उसी आवेश में 17 और वार करता है। वार करने के बाद फिर उसका रेप करता है। इसके बाद जब वासना की भूख और गुस्से का तय शांत हुआ तब इसे लगा कि ये क्या है, तो कत्ल हो गया और पता नहीं मरी भी या नहीं। इसके बाद लगातार वो और कांच से वार करता है। वार करने के बाद जब उससे पुख्ता यकीन हो जाता है कि मैंने कत्ल कर दिया, तब फिर कहता है कि एक काम करें, अब बचने का जुगाड़ करें। तो फिर क्या? तो फिर कहता है जो एसबीर संधू है उससे, एक काम करो, तुम कार लेके जाके कहीं और छोड़ दो, बॉडी हम 1-2 दिन में कहीं ठिकाने लगा देंगे और फिर हम लोग फंसेंगे नहीं। इसके बाद एसबीर संधू जाता है, कार को ठिकाने लगा देता है। उसके बाद फिर ये लोग इधर उधर पुलिस वालों को घुमाते रहते हैं। अब सीबीआई ने जब ये चार्जशीट लगाई, लगाने के बाद अब तक चूंकि ये जमानत पा चुका था मर्डर के केस में, लेकिन अब रेप का भी चार्ज लग गया। और सीबीआई ने जब चार्ज लगा दिया तो फिर से ये जमानत के लिए भागने लगा, इधर से उधर, इधर से उधर। लोअर कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी चूँकि मामला हाई प्रोफाइल हो गया था। संजोग से हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दी। तो फिर इसी जमानत के लिए साल 2018-19 की बात है, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद, जनवरी का महीना था। साल 2018-19 में ये फिर से जाता है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने। और उस टाइम जिसके अंडर ये केस था, जिनको इस केस के बारे में फ़ैसला देना था,
वो कोई और नहीं, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी थे। और उनके सामने जैसे ही कॉल हुआ तो तब तक इस केस के बारे में इतना मीडिया ट्रायल हो चुका था, सबके जहन में केस छप चुका था कि जैसे ये हुआ कि उदय स्वरूप और यशवीर संधू बनाम राज फौरन ही बिना फाइल पढ़े, बिना कुछ कहे उन्होंने अपना कमेंट दिया और कहा कि ऐसे लोग पूरी दुनिया के लिए एक धब्बा हैं और ऐसे केस हम जैसे जजों को भी एक तरह से विचलित कर देते हैं। तो अपने आप में बेहद अफसोसनाक और बेहद दर्द भरी कहानी थी। और सोचने वाली बात है कि एक जज को भी इस केस ने कितना झकझोर दिया कि बिना पूरी फाइल पढ़े उन्हें पूरा ज्ञान था कि इस केस में हुआ क्या था। तो बड़ी अजीब सी कहानी थी, बड़ी अजीब सी इन्वेस्टिगेशन भी इसमें हुई, क्योंकि शुरुआत के 20-25 दिनों तक कुछ मिलना ना, फिर 15 दिनों बाद फॉरेंसिक टीम जाना, तब बाल कलेक्ट करना। अगर कायदे से फ़ोन की लोकेशन भी ट्रैक करते तो भी वहाँ से कुछ हो सकता था, लेकिन अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहरहाल सारी चीज़ें यही थी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छी रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, बंद।